हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हाँ, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका समय होता है, क्योंकि टिक टिक करती हुई सुइयां आपके जीवन में ठीक वैसे ही प्रहार करती हैं जिस प्रकार से आप कोई लकड़हारा किसी लकड़ी पर कुल्हाड़े से प्रहार करता है। इसलिए आप अपने समय को बचत करते हुए आप अपने क्लास 12th के तैयारी में लग जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और अच्छे नंबर के साथ पास हों। देखिए, आज इसके पहले हम आपको सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम फीस की क्लास में रेगुलर दे रहा हूं। तो हमने 2 क्लास प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपको आवश्यकता होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कूलाम का वेक्टर फॉर्म। देखिएगा मेरे प्यारे, इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया था कि कूलाम दो चार्जों के बीच में आपके Q1 और आपके क्या है Q2। मान लीजिए आपके पास 2 चार्ज हैं, चाहे वह लाइक चार्ज हो, चाहे आपका अनलाइक चार्ज हो। अब बात यह है सर, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज हमने आपको पहले ही बताया भी था। जब आपका सेम चार्ज होंगे तो हम लाइक बोलेंगे, और जब आपका डिफरेंट चार्ज होते हैं मेरे प्यारे, तब हम उसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो सेम चार्ज या और आपका लाइक चार्ज या अनलाइक चार्जों के बीच में एक आपका फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने फाइंड किया था किसके बेस पे? उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने फाइंड किया था मेरे प्यारे कूलाम्स लॉ के बेस पे, क्योंकि कूलाम्स लॉ कहता है कि आपका जो F इज इक्वल होता है के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये तो हमने कूलाम्स लॉ के बेस पर इसको हम प्रूव कर लिए थे। लेकिन आज मुझे कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में पढ़ना। कूलाम्स लॉ को किसके रूप में पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो आपका फोर्स है मेरे प्यारे, ये फोर्स क्या है? आपका फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आज इस कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप एक पेन और एक रफ लीजिए और हमारे साथ जुट जाइए अपने 3 से 5 नंबर को कंफर्म करने के लिए। एक बात याद कर लेना मेरे प्यारे कि अगर कभी भी किसी भी क्वांटिटी में, ध्यान दीजिए, किसी भी क्वांटिटी में अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसके हम यूनिट वेक्टर को मल्टीपल कर देते हैं, तब वो आपकी जो क्वांटिटी होती है वह बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो चलिए ठीक है, बिना देरी के अपने टॉपिक पे आते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है मेरे प्यारे कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आप आज को क्या करना है, पढ़ना है। देखिएगा, कूलाम्स लॉ जब वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम फिगर को बेहतर तरीके से एक बार क्या करें, समझ लें। फिगर को अगर हम एक बार समझ लेंगे तब क्या होगा, आप आसानी के साथ इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। अब देखिए फिगर को कैसे समझा जाए। देखिएगा, मान लीजिए सबसे पहले काम कोई आपका दो एक्सिस देखिएगा, ये आपका क्या हो, एक्स एक्स वाई एक्सिस और आपका एक्स एक्सिस। ये क्या है मेरे पे, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। बात को समझिएगा। अब इसी के जस्ट बाद मान लीजिए कोई आपका एक पॉइंट चार्ज Q1 ये है, ये क्या है आपका Q1 चार्ज है मेरे प्यारे, और यहाँ पर आपका क्या है, चार्ज Q2 है। ये क्या है आपका चार्ज Q2 है, और ये क्या है आपका वर्जिन पॉइंट होगा। क्या पॉइंट होगा? वर्जिन पॉइंट होगा। तो अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि इस चार्ज के सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको इस वर्जिन पॉइंट से इस चार्ज के बीच में आपको एक पोजीशन वेक्टर क्या करना होता, ड्रा करना होगा। क्या करना होगा, एक पोजीशन वेक्टर को मुझे ड्रा करना होगा, जिसकी जो होगा आपका इस पोजीशन वेक्टर को हम मानेंगे वेक्टर R1। क्या मानेंगे, वेक्टर R1 मानेंगे। उसी प्रकार हम चार्ज 2 के लिए भी हम एक पोजीशन वेक्टर को ड्रा करेंगे। ये भी हम क्या करें, पोजीशन वेक्टर को ड्रा करेंगे, जिसको हम मान क्या कहते हैं, लेट करेंगे वेक्टर R2। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि वेक्टर R1 और वेक्टर R2 क्या है, तो मेरे प्यारे आपको कहना होगा ये पोजीशन वेक्टर है किसके, Q1 और Q2 का, किसके रिस्पेक्ट में, आपका वर्जिन पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको सबको पता भी होगा कि जो Q1 है ये क्या होगा, ये भी आपका चार्ज, ये भी आपका चार्ज है। तो दोनों चार्जों के बीच में कुछ ना कुछ आपका फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जो Q1 है मेरे प्यारे, Q1 क्या करता है, Q2 को फोर्स लगाएगा। Q1 क्या करेगा, Q2 को फोर्स लगाएगा। इसलिए हम लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 2 1 वेक्टर, यानी फोर्स क्या लिखे, 2 1, क्योंकि 2 का मतलब होता है चार्ज 2 पे, Q1 का मतलब चार्ज 1 के द्वारा।
दूसरे चार्ज पे 1 के द्वारा आपका फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है आपका वेक्टर F21। और इसी प्रकार आपका जो Q2 चार्ज है मेरे प्यारे, Q2 चार्ज क्या करेगा, आपका Q1 में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लिखते हैं वेक्टर F12। यानी कि पहले चार्ज पे दूसरे के द्वारा लगाया गया फोर्स और दूसरे चार्ज पे क्या हो गया, फर्स्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स। आपको यहां पर ध्यान देना है। अब जब यहां पर बात क्लियर हो गई तो यहीं पर एक चीज और मुझे देखना होगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखना होगा। देखिए वो क्या होता है कि जब ये वाला चार्ज क्या होगा, Q1 इधर आपका फोर्स लगाएगा, तो ये क्या होगा, आपको यहीं पर एक आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे वेक्टर 1 से किधर आ रहा है 2 की ओर। भाई इधर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो आपका चार्ज होगा इधर की ओर जाएगा, है ना, तो 1 से किधर की ओर 2 की ओर जाएगा। और उसी प्रकार जब आपका ये Q2 जो है Q1 में फोर्स लगाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये क्या होगा, किधर जाएगा, 1 की ओर, 2 से किधर जाएगा, 1 की ओर जाएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से कि यहां पर एक बार इसको अगर यहीं पर समझ लेते हैं तो आपका काम बहुत बेहतर होगा। मान लीजिए आपका चार्ज Q1 था, ये चार्ज क्या था, Q2 था, ये आपका वर्जिन पॉइंट 0 था, ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कौन सा वेक्टर है आपका, ये मेरे प्यारे क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर R1 था, ये आपका पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे प्यारे, R2 है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, रिपल फोर्स करेगा, तो इधर आपको क्या मिलेगा, वेक्टर 21 मिल जा रहा है। और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वह होगा वेक्टर 1 2, यानी 1 से किधर जाएगा, 2 की ओर जाएगा। उसी प्रकार जब आपका फोर्स Q1 Q2 जो होगा Q1 पे लगाएगा, तो यहां पर मिलेगा वेक्टर 1 2 मिलेगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वह वेक्टर 2 1 होगा, यानी दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया है ना। ये बात आपको यहां पर ध्यान देना है, ये बात यहां तक बात आपको ध्यान देना। और इसी चीज को क्या करेंगे, हम इसमें पूरी तरीके से लिख देंगे, उसको आपको एक बार समझिए क्या लिखना है मुझे। देखिएगा अब आपको जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमने आपको पहले बताया भाई था। अब क्या करना होगा, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 वी वेक्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, वी denote the force on Q1 due to Q2 by vector F12 and the force on Q2 due to Q1 by vector F21। बात को समझिएगा मेरे प्यारे, यहां पर कहा गया लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, मतलब हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर को क्या करें, लेट करेंगे Q1 और Q2 के लिए, वो भी क्या होगा आपका वेक्टर R1 और R2 है ना रिस्पेक्टिवली। बात समझ पा रहे हैं, यहीं पर आपका जो चार्ज Q1 है, Q1 के लिए क्या करेंगे, एक आपका पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 के लिए एक दूसरा पोजीशन वेक्टर R2 के क्या करें, हम लेट करते हैं। उसके बाद आपको यहां पर एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि वी डिनोट द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, या यहाँ पर जो आपका Q1 फोर्स ड्यू टू Q2 है वह क्या आपका वेक्टर F12 हमने आपको बता भी दिया कि क्योंकि Q2 जो है आपका Q1 फोर्स लगाएगा तो आपको ये मिलेगा, और जब आपको Q1 जो है Q2 पे लगाए तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर F21 फाइंड प्राप्त होता है। यह आपको यहाँ पर लिख लेना है, ड्यू टू Q2 y vector F12 and the force on Q2 due to Q1 y force vector F21। ये बात आप सबको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, अब केवल देखिएगा यहाँ पर चूंकि आपके दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे इक्वल है ना, दोनों चार्ज क्या है आपके मैग्नीट्यूड चार्ज भी इक्वल है, और उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है लगभग आपके क्या है इक्वल है, लगभग क्या है आपके इक्वल होंगे। उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो लगने वाला फोर्स है Q1 ड्यू टू Q2 और Q2 ड्यू टू Q1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। यानी कहने का मतलब ये है जो लगने वाला फोर्स आपका ये है और ये जो आपका फोर्स है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जो कूलॉम्स लॉ होता है ये न्यूटन्स के थर्ड नियम पर भी क्या होता है, इससे इसका भी पालन करता है। यहाँ पर आपका न्यूटन्स क्या मिल जाएगा, आपका थर्ड लॉ मिल जाएगा, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो आपका पहला कोई वस्तु पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना फोर्स लगाती है उतना ही दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर भी फोर्स लगाएगी, या जो आपका पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर भी फोर्स लगाता है।
अब यहीं पर एक बात जो आपको मेन चीज समझना है उसको ध्यान देना है मेरे प्यारे। अब यहीं पर जो आपको मेन चीज समझना है, अब यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है केवल आपको इस स्मार्ट बोर्ड पे, क्योंकि हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया था कि ये आपका क्या है, वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपका जेड एक्सिस हो गया। बात आपको जो समझनी है पूरा इस थ्योरम, इस आपके जो आज की क्लास होगी इसका मेन पॉइंट अगर यही समझ लोगे तो निसंकोच आपको कभी भी वेक्टर फॉर्म पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी और एक एक पॉइंट आपको रटा रहेगा। देखिएगा हमने बताया था कि हम रिलेट करेंगे, एक आपका पॉइंट चार्ज आपका क्या है, Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्या था आपका Q2 था, और उसके बाद यहीं से आपको वर्जिन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, एक आपका वेक्टर R1 यानी कि अपोजिशन वेक्टर R1 रिलेट करते हैं और दूसरा क्या होगा पोजीशन वेक्टर R2। अब इसका ये और ये क्या होगा आपका ये, यहां तक बात क्लियर हो गई थी। अब एक चीज और इसके बाद आप लोगों ने देखा कि इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, जब Q1 Q2 की ओर फोर्स लगाता है तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 से 2 की ओर, और यहां पर फोर्स आपको मिला था वेक्टर F21, और इधर की ओर जब जाएंगे तो दूसरी को ध्यान दीजिएगा, इसको हम कलर चेंज कर लें एक बार। ये जब Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, जाएगा वेक्टर 2 1 होगा, और इसका फोर्स आपका मिलेगा वेक्टर 1 2। ये तो बात आपको क्लियर होगी ना। अब बात क्लियर हो गई तो यहां पर आपको लिखेगा कि वेक्टर का ट्रिंगल ऑफ एडिशन वेक्टर का ला लागू होगा, जो कि आपको यहां पर बताया भी गया, क्लास 11 में बच्चे पढ़े होंगे कि मान लीजिए आपके पास एक आपका ट्रिंगल ये है, ऐसे ध्यान देना यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे और यहाँ पर ये ऐसे दिया गया है ए बी सी। अब मान लीजिए मेरे प्यारे इसकी यहाँ वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका क्या वेक्टर सी है। अब अगर हम इधर से ही चलना स्टार्ट करते हैं तो देखोगे इसका डायरेक्शन ये मिला, इसका डायरेक्शन क्या, फिर देखेंगे इसका डायरेक्शन ये मिला, लेकिन यहां से देखेंगे इसका डायरेक्शन इसका क्या सेम अपोजिट है। तो क्या करेंगे, जो आपका सेम डायरेक्शन जैसे आपका वेक्टर ए हो गया प्लस इसके बाद ए भी आपका क्या है यूनिफॉर्म में है, आपका वेक्टर बी हो गया, इज इक्वल टू रिजल्टेंट आपका क्या होगा, जो आपका अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर होगा वेक्टर सी आपका क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन रिजल्टेंट होगा। फिर से इसको एक बार समझिएगा आप लोग, मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का कोई ट्रिंगल दिया जा, ये ऐसे दिया जा ट्रिंगल, तो आपको करना क्या है, इसको वैल्यू मान लीजिए ए, ये आपका v, ये आपका क्या सी है। तो सबसे पहला काम देखिएगा, जब यहां से स्टार्ट करते हैं चलना, यहां से देखेंगे तो आपका ये इसका डायरेक्शन सेम है यानी ए हो गया, फिर ए भी इसका डायरेक्शन ऐसे ही जाएगा प्लस क्या होगा सी, लेकिन यहां पर देखा जाए इसको डायरेक्शन नीचे की ओर आना चाहिए, लेकिन क्या आपका अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाला होगा उसको हम क्या करते हैं, आपको रिजल्टेंट यानी इक्वल के बाद इसको लिखते हैं। सेम चीज आपको यहां पर भी समझना है, तो यही चीज आपको क्या करना है यहां पे मेरे प्यारे समझना है, आपको ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए हेंस वेक्टर r1 प्लस r2 इज इक्वल टू वेक्टर r2। क्यों, क्योंकि जब हम यहां पर चलना चालू करेंगे, पॉइंट को समझिएगा कि जब हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल लेंगे, जब इधर की ओर चलेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा आपको r1, वेक्टर क्या मिलेगा आपको r1 प्लस उसके बाद देखोगे ये आपका डायरेक्शन इसका नीचे की ओर आ रहा है, ये वाला लेंगे ना, तो क्या मिलेगा आपका वेक्टर R12 इज इक्वल, अब देखिएगा ये वाला जो आपका वेक्टर है ये क्या है, ये इधर की ओर गया, ये इधर की ओर आया, लेकिन ये क्या उसका सेम अपोजिट है, तो ये क्या होगा आपका इक्वल हो जाएगा वेक्टर R2, जहां से आपको मिल गया वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर, जो कि आपको हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है, यानी कि R1 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल टू क्या मिल गया R2, हेंस आपको इसके बाद वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस R2 R1। ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई। अब इसी प्रकार मेरे प्यारे जब हम दूसरा फोर्स को फाइंड करेंगे, दूसरे फोर्स को फाइंड करना चाहेंगे, तो यहां पर आप देखिएगा फिर से कि वेक्टर R2, यहां थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, ये देखिएगा जब हम इधर चलते हैं तो देखिएगा इसका डायरेक्शन तो आपको मिल गया सेम, क्या मिल गया R2, क्या हो गया आपका मेरे प्यारे R2। देखिएगा हमने यहां पर लिखा है वेक्टर R2 प्लस, अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा, तो ये आपको डायरेक्शन का साइड आपको सेम मिल पा रहा है, तो क्या होगा प्लस
वेक्टर R21 इज इक्वल टू, इसका डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट मिल रहा है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा R1। जहां से वेक्टर R21 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वेक्टर R1 माइनस क्या मिलेगा, वेक्टर R2 मिलेगा। इसको भी हमने आपको लिख दिया आल्सो वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R21 इज इक्वल टू R1। तो जहां से आपके क्या करेंगे, हेंस वेक्टर R21 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ये दोनों आपको मिल गया। अब एक बात यहां पर ये समझिएगा कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये आर वेक्टर R12 और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इधर ये वेक्टर R21, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे प्यारे, सेम है, बट डायरेक्शन क्या है आपका अपोजिट है। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर लिख देंगे इसी के बेस पर कि वेक्टर R12 इज इक्वल टू वेक्टर R21, लेकिन इसका जो होगा डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चाहे तो आप यहाँ पर निगेटिव लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होगा मेरे प्यारे, यहाँ पे निगेटिव होता है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, यहां तक बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब आपको यहां पर ये मिल गया और मैग्नीट्यूड मिल गया है ना। तो अब एक काम करेंगे, अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। अब फिगर के बारे में हमने पूरा लिख दिया। देखिएगा कि हमने अभी आपको बताया था किसी भी मैग्नीट्यूड में अगर हम उसके यूनिट वेक्टर से क्या करते, मल्टीपल कर देते हैं, तो आपका जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो क्वांटिटी आपको मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो वही कंडीशन मेरी प्यारी करना है कि ये तो आपको बात क्लियर हो गई थी ना। लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 एंड वेक्टर R21 इज डिनोटेड बाय मॉडुलस वेक्टर R12, है ना। ये आपका क्या है, आपका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम उसको मॉड में करते हैं, मैग्नीट्यूड को फाइंड कर, है ना। एंड वेक्टर R21 एंड देयर यूनिट वेक्टर आर गिवन एज, देयर यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन एज। देखिएगा जैसे हम आपसे कहते हैं वेक्टर आपको ए दिया गया है, इस वेक्टर को आपको क्या करना, पहला काम मैग्नीट्यूड को फाइंड करना। इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने की इसको हम मॉड ए भी लिख सकते हैं, या इसको अंडर रूट क्या करेंगे, जो भी आपके इसमें आई जे की वैल्यू होगी उसको हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए का मॉडुलस जो आपका मैग्नीट्यूड होगा हम मॉड के रूप में लिखते हैं, या थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है इसी को हम मोटा कर देते हैं, तब भी इसके मॉड को हम इसके मैग्नीट्यूड को हम इसको पढ़ सकते हैं। अब एक बात और समझिएगा, लेकिन बात ये कह रहा है कि आपको यूनिट वेक्टर देयर यूनिट वेक्टर्स आर गिवन एज, यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करें, मैं तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर होता क्या चीज है, तो यूनिट वेक्टर ऐसा मान होता है जिसका मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऑलवेज 1 होगा। अगर सपोज दैट आपको वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, तो आपको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होना है। इसका फार्मूला सिंपल होगा, यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या होगा, आपका कैप लग जाता है, इज इक्वल टू वही आपको पूरा वेक्टर लिख करके उसी वेक्टर क्या निकाल लेना, आपको मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेना। ये बात आपको समझ लेना है। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर अपान क्या होता है, जो वेक्टर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको अपान कर लेना है। और आपका जो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर के लिए क्या लगाते हैं, हम कैप को लगा देते हैं। ये तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे। अब आगे की ओर चलेंगे। अब उसी प्रकार जब हम वेक्टर R12 का हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को फाइंड करें, सिंपल सा काम हमने क्या किया, इसी को लिख दिया वेक्टर कैप R12 इज इक्वल टू वेक्टर R12 अपान इसी के मुझे क्या कर लेना, मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेम उसी प्रकार जब हम वेक्टर R21 को हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसी के ऊपर क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर का कैप लगा देंगे और वेक्टर R21 अपान इसका क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड। ये आपका यूनिट वेक्टर होगा, जो कि हमने यहाँ पे आपको पहले से ही लिख के रखा है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब आपको क्या होगा, यूनिट वेक्टर डिफाइंड हो गया और इसका क्या होगा, आपको मैग्नीट्यूड डिफाइंड हो गया। तो सीधा सिंपल काम आपको पहुंचना आगे की ओर, क्योंकि कूलाम्स लॉ कहता है, कूलाम्स लॉ आपको बताया भी गया होगा। कूलाम क्या कहते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। R क्या है, उनके बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस है, जो आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड आप के रूप में मिलेगा। और इसी में अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, जो आपका ये मैग्नीट्यूड है, और इसी के साथ अगर यूनिट वेक्टर को हम क्या कर दें, इसके मल्टीपल कर दें, तो आपका ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म के रूप में आ जाएगा। सिंपल सा काम क्या करना है, तो लिखिए सो दैट फोर्स वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21
कैन बी गिवन एज, ये तो आपको पता होगा कि वेक्टर क्या फोर्स, वेक्टर F12 यानी पहले चार्ज फिर दूसरे चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा। ये 1/4πε0 आपका Q1 Q2, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड होगा और उसका क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। यानी ध्यान दीजिएगा आपको यहाँ पर करना क्या, अगर फर्स्ट और टू ये यहाँ पर 1 2 होगा, सेम इसका क्या होगा यहाँ पे अपोजिट होगा, और जो कुछ आपको यहाँ पर मेरे प्यारे मिलेगा उसी का क्या निकाल लेना, यूनिट वेक्टर आपको फाइंड कर लेना है। कहीं कहीं पर आपको देखने को एक चीज और मिल जाएगा, देखने को आपको ये मिलेगा कि इसको इस तरह लिख देंगे। इसको कैसे लिख देंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई मॉड वेक्टर 21 का स्क्वायर इनटू, क्योंकि इसका जो वैल्यू होते वेक्टर 21 अपान मॉड वेक्टर 21, सॉरी हाँ यही, ये भी आपको देखने को कहीं कहीं मिल जाएगा। तो आप कहो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कहोगे सर आपने इसको बताया था और ये कहाँ से आ गया, सर ने तो पढ़ाया नहीं। लेकिन मेरे प्यारे हमने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे, ये वैल्यू आपकी यही होती है। अब इसी प्रकार हम दूसरे फोर्स की बात करेंगे। दूसरा आपका जो आप दूसरा चार्ज फर्स्ट चार्ज फोर्स लगाएगा उसको फाइंड करना चाहें, सिंपल सा काम वही है कि 1/4πε0 Q1 Q2। बस आपको क्या करना है, जो आपका 21 है इसको 1 2 करके इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसके बीच का क्या होगा आपको लिख देना है यूनिट वेक्टर। और सिंपल सा काम, इसके स्थान भी चाहें तो आप लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई वेक्टर R12 का स्क्वायर इनटू लिख सकते हैं वेक्टर R12 अपान क्या करें इसी का मॉडुलस निकाल के इसको आप कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्थान पे यही ज़्यादातर आपको बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे आज आपको कूलाम का जो वेक्टर फॉर्म है ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार की कोई आपको समस्या होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे और उसको मैं फिर से अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे हाँ इसमें एक काम मेरे प्यारे आपको समझ लेना है कि जो इसका फिगर है, अगर आपको फिगर आ गया तो फिगर आ गया समझ लीजिए वेक्टर फॉर्म बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। केवल आपको ये क्या है आपको बता देना है, ये पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आपके चार्ज हैं, इनके बीच का जो आपका फोर्स लगने वाले फोर्स हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब आपको ये कंप्लीट हो गया कूलाम का वेक्टर फॉर्म को, इसके और पॉइंट है, पॉइंट को भी हम क्या करेंगे समझेंगे। देखिएगा अब यहां पर जैसे आपको एक चीज मिला होगा, एक कहीं अब जब आपको इस दिन कूलाम का लॉ हमने पढ़ाया था तो वहां पर एक चीज ये देखने को मिलेगा 1/4, देखिएगा F इज इक्वल टू K, या K नहीं लिखना, यहां पर लिख देना है 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। एक आपको यहाँ पर एप्सिलॉन मिला था और एक आपको यहाँ पर के मिला होगा। अब कूलाम के नियम में हमने यहाँ पर के क्यों नहीं लिखा कि जो के की वैल्यू होती है, अगर आपका वैक्यूम है मेरे प्यारे तो वैक्यूम में के लिए के की वैल्यू क्या होती है ऑलवेज 1 होती है। इसीलिए हम क्या करते थे वैक्यूम होने की वजह से यहाँ पर के को नहीं लिखते थे। लेकिन अगर ये आपके जो चार्जेस हैं ये चार्ज आपके क्या हो किसी आपके मीडियम में हो रखे हो, इनके बीच का जो आपका मीडियम होगा किसी मीडियम में होगा, जैसे तेल हो गया, ऑयल हो गया, या कोई आपका इंसुलेटर हो गया, या कोई क्या होता कांच हो गया, या आपका मेटल हो गया, तो इसकी जो के की वैल्यू होती है मेरे प्यारे के की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होती है। जैसे आपका इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू क्या हमेशा क्या होगी वह 1 से अधिक होगी। अगर आपका क्या होता है, अगर ये मेरे प्यारे क्या है आपका मेटल्स होगा, के की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी इनफाइनाइट होती है। तो ये आपकी के की डिपेंडेंसी भी आपको समझ लेना है और यहाँ से भी आपको क्या कहते क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपको यहाँ पर के होता है, क्योंकि 2 आपको के मिलेगा, ध्यान दीजिए आपको के 2 मिलेगा। F बराबर मिलेगा एक तो के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, एक आपको मिलेगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो ये के आपका का इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पर के मिलता है इस के को हम बोले डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे मेरे पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, इसको भी आप क्या करेंगे समझने का प्रयास करेंगे। देख रहे मान लीजिए आपका फोर्स इन मीडियम Fm, अगर यहाँ पर एक बात मेरे प्यारे समझ लेना, एक बात अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो बहुत आसानी के साथ डाई इलेक्ट्रिक
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेंगे हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। 1 मिनट। तब तक आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैं उसको समझा देता हूं आपको। देखिए एक बात ये है कि अगर हमने बताया कि जब आपके चार्ज आपके जैसे Q1 चार्ज है और आपका Q2 चार्ज है और इनके बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है, R है। सेपरेटेड डिस्टेंस R है और इनके बीच के जो मीडियम है, इसमें क्या है, वैक्यूम है, एयर है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे और Q1 Q2 बाई क्या होगा, R का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसी के बीच में वैक्यूम ना होकर के इसके जस्ट बीच में कोई आपका मीडियम होगा, तो मीडियम के लिए क्या करेंगे हम इसको, जब आपका वैक्यूम होगा एफ नॉट बोल देंगे, मीडियम होगा तो एफ एम करके हम क्या देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो यहाँ पर आप के लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने के क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब आपका वैक्यूम था तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को नहीं लिखा था। अब यहाँ पर के इच्छा हो लगाइए, नहीं मत लगाइए, कोई बात नहीं। तो आपको यहां पर क्या मिल गया मेरे प्यारे, एफएम आपका यहां पर जी नॉट भी हट जाएगा, क्योंकि जब आपका केवल वैक्यूम होगा, वैक्यूम के लिए नॉट को लगाएंगे तो Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। बात को समझिएगा, ये आपका एप्सिलॉन कब होगा, जब कोई आपका मीडियम होगा, तब चार्जों के बीच का जो सेपरेटेड डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बीच में कोई आपका मीडियम होगा तब। अगर आपका वैक्यूम होगा तो मेरे प्यारे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। अब बात आती ये है कि सल एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है क्या। तो मेरे प्यारे हमने तो आपको बताया कि जब आपका ये एप्सिलॉन को हमने कल ही बताया था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर आपका केवल एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगा। अगर आपका यहाँ पर क्या होगा, नॉट लग जाए, एप्सिलॉन नॉट होगा तो क्या कह देना है, लिख देना आपको। अगर यहाँ पर नॉट होता मेरे प्यारे तो आपको लिखना होता इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री या वैक्यूम लिख देना है। क्या लिख देना है, वैक्यूम लिख देना। अगर मीडियम है तो यहाँ पर आपको ये जो आपको नॉट है, ये नॉट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मेरे प्यारे क्या है, आपका ये क्या है, वैक्यूम होगा, तो वैक्यूम में क्या होगा, आपको यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान देना है। अब यही बात बताई गई है कि जब आपका मीडियम था, मीडियम के लिए मीडियम के लिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर मिल गया। दूसरी बात, जब यही क्या है मेरे प्यारे, फोर्स इन वैक्यूम, जब आपका फोर्स वैक्यूम होगा तो हमने बताया कि नॉट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकंड मानो। अब डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, आप उसके बाद जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन क्या कर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली क्या ये। और इसको अगर फाइंड करना चाहें तो आप लोग देख भी सकते हैं। आज फिर बादलों ने है बरसात की, देख लो ये। देखिए मेरे प्यारे, इक्वेशन सेकंड आपको क्या मिला था, क्योंकि इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन क्या करना है, फर्स्ट करना है। तो इक्वेशन सेकंड की अगर बात करेंगे तो आपको मिला था 1/4 पाई, सॉरी पहले ऐसे लिखो, एफ नॉट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट आपका मीडियम था, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। कैंसिल कर दो, कैंसिल करने में तो मजा ही आता होगा ना आप सबको। तो लिखेंगे, देखिएगा अब आपको ये वाली जो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये क्या होगा, अपान क्या मिलेगा, एफ नॉट अपान एफ एम इज इक्वल मेरे प्यारे एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहाँ पे मिल गया। बात समझ पाए कि नहीं, ये कहाँ से आया भाई। जब आपस में सारे चीजें कैंसिल ही हो जाएंगे तो यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन, जब चार तल्ले की बात किया जाए 1/एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन सबको पता होगा, ये इसके साथ और इसके साथ इनटू हो जाता है, तो वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला। और इसी को एप्सिलॉन ई आर या हम के नाम से भी जानते हैं। और के क्या है, के को तो हमने आपको पहले ही बताया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब सुंदर से डिफिनीशन अगर आपको पूछ ले कि आपका के क्या है, तो के आप बता दीजिएगा कि द रेशियो बिटवीन फोर्स
इन वैक्यूम एंड मीडियम इट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर से आप कह सकते हैं, अगर आपका यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो मेरे प्यारे बताइएगा, द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड वैक्यूम इट इज कॉल्ड, क्या कहना होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां तक बात आपको समझ में आई। एक आपको हम HW दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन क्या है और इनके बीच का डिफरेंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है। सब लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं आपके कमेंट को जरूर दूंगा। अब आगे की ओर थोड़ा सा और एक लाइन है, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, आप इसको देख लीजिएगा। अब जो आपका यहाँ पर ई आर या आपको जो के मिला है, इसको कहेंगे, देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, इतना ही से काम चल जाएगा। कि वेयर एप्सिलॉन आर ओ आर के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओ आर